अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं एक दोस्त के साथ मौजूद हूँ जिसके साथ बहुत बड़ा जुल्म भी हुआ, स्कैम भी हुआ, क्योंकि ये हेल्थ वर्क परमिट के ऊपर आया था 1 साल पहले। लेकिन इसके साथ स्कैम ये हुआ कि फिर कंपनी भी गायब हो गई, ना तो पे स्लिप जनरेट हो रहे थे, और तकरीबन 25,000 पाउंड इसने पे किया था। ये बहुत अच्छी अमाउंट है अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में आप एक्सचेंज करते हैं। तो अभी इससे इसके स्टोरी के बारे में पूछते हैं, किस तरह स्कैम हुआ था। मेरे साथ स्कैम ऐसा हुआ था। मैंने पैसे जमा किए, बंदे से बात हुई, 25,000 पाउंड जमा कर दिए। उसमें सब कुछ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आ गया, यूके आ गया। लेकिन एग्रीमेंट में ये हुआ था कि भाई जॉब नहीं है, बाकी जो है ना पे स्लिप वगैरह सब कुछ है, और कंपनी भी तुम लोगों की तकरीबन कोई 15 साल से कायम है और आगे भी कायम रहेगी। हमने कहा ठीक है, बस बात हो गई। हम इधर आए और एक महीना गुजर गया, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा, चौथा, टाइम गुजरता गया और कोई प्रोग्रेस नहीं थी। जी, ये बताए कि आपने जिस बंदे के साथ डील किया था, आपने पाकिस्तान में डील किया था, वो कोई जान पहचान का बंदा था या रेंडमली आपने उसके साथ डील किया था? बंदा बस क्लोज था। आपने कितनी अमाउंट पे किया था? 25,000, 25,000 पाउंड। ये पीकेआर में कितना? तकरीबन कोई 1 करोड़। 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ आपने पे किया था। जब आप यहाँ पे आए तो आपने उस कंपनी की विजिट की थी या नहीं किया था? आपको कैसे पता चला ये स्कैम है? यार मैं था और मेरा एक कज़न था, हम दोनों चले गए कंपनी। ठीक वहाँ है। पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई। हमने उनसे बात की कि भाई जॉब, वो कह रहे थे कि भाई अभी जॉब नहीं है, अब तुम लोग की पहली जो है ना वो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर ये स्टेप होगा, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, फिर एंड में जाके कहीं तुम लोग को जॉब मिलेगी। तो इससे आपने फिर क्लेरिफिकेशन किया, आपने सर्च की, तो पता चला कि ये स्कैम है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग जो यूके वर्क परमिट पे आए, स्पेशली केयर में, तो उसके साथ ये स्कैम हो चुका है। बिल्कुल, इस तरह है ना? बिल्कुल इस तरह। अच्छा, तो फिर जब आपको पता चला ये स्कैम है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? नेक्स्ट स्टेप मैंने ये लिया, मेरा इधर एक अंकल है, उनसे मैंने बात की कि भाई ये मसला चल रहा है, क्या करें। उन्होंने फिर ऐसा किया कि उनका एक शॉप है, अपना बिजनेस है, वो जापान से गाड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इधर, और मैकेनिकल शॉप सब कुछ, एक किस्म का एक वेयर हाउस है। उन्होंने ऐसा किया कि अपने अकाउंटेंट को बोला कि भाई स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो। अच्छा। उन्होंने अप्लाई की और उस पर वीज़ा निकलवाया उनने, और मुझे स्पॉन्सर कर दिया। तो मेरा जो पुराना जो कंपनी स्पॉन्सर था। थी वो ख़त्म हो गई। अब मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। और उसने आपको कुछ पैसे वगैरह कंपनसेशन दी कि नहीं? कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। गायब है ना? गायब, कंप्लीटली गायब। अच्छा, और आपने जो आपके अंकल ने आपको स्पॉन्सर किया, क्योंकि उसका यहाँ पे यूके बेस्ड बिजनेस है, तो इस पे आपका कितना खर्चा आया? उसने वही 25,000 चार्ज किया कम? नहीं, उन्होंने मुझे चार्ज किया तकरीबन राउंड अबाउट 5,000 समथिंग हेल्थ इंश्योरेंस पे, और जो कि अब सबको पता है। बिल्कुल। और एप्लीकेशन तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1800 समथिंग, और उसके बाद जो है ना स्किल्ड वर्कर जो फीस है वो तकरीबन 2100। तो कुल मिला के राउंड अबाउट कोई 10,000 समथिंग बन जाता है। मतलब मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से कोई बंदा वर्क परमिट अप्लाई करता है तो उसमें 95% चांसेस यही कि वो स्कीम है। लेकिन बिल्कुल, अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये बिजनेस जेन्युइन है और लॉन्ग टाइम यहाँ पे रनिंग स्टेज पे होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जिस वीज़े के ऊपर आप यहाँ पे, तो आपको कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपका पे स्लिप भी जनरेट हो रहा है और सब कुछ स्मूथली चल रहा है? सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तकरीबन मेरा जो अभी जो नए वीज़ा लगा हुआ है मुझे, वो 2029 तक है। अच्छा, और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो पहले की थ्रेशोल्ड थी अभी उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गए, तो क्या वो बात सच है? ये सच है। जो कि मैरिड हो या कपल हो, उनकी जो पर ईयर, तो वो तकरीबन बन जाती है 38,800 समथिंग, और मेरी जो है ना वो 29,900 है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, और आप यहाँ पे जो जिस वीज़े के ऊपर आप है, तो आपका काम क्या है यहाँ पे? कौन सा बिजनेस आप रन कर रहे हो, उसके बारे में बता सकते हैं? अच्छा, हमारा जो बिजनेस है वो तकरीबन गाड़ियों का है। गाड़ियाँ हम सेल परचेज करते हैं, जापान से इंपोर्ट करते हैं, फिर इधर हम सेल करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, और मैकेनिकल काम जितने भी लोकल गाड़ियों के हो जाते हैं वो भी कर लेते हैं हम। डेंटिंग पेंटिंग हो गए, सब कुछ हम ऑल इन वन कर रहे हैं। तो मतलब अभी काफ़ी हद तक आपके पास स्किल्स है, आप अपने लिए भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं इन फ्यूचर। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आप इस वीज़े के ऊपर कुछ टाइम गुजारते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं नेशनलिटी ले सकते हैं, या आप आईएलआर या पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो क्या सीन है? वो इस सीन ये है कि अगर आपके पास 3 साल कंप्लीट बेस्ट बन जाए तो आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 साल है वो तो
गुजर जाता है, लेकिन ये पहले जो 3 साल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी आपकी एज क्या है वैसे? मेरी जो एज है वो अराउंड अबाउट 20 है। 20, मतलब 25 तक पहुंचते ही आपका बिल्कुल। नेशनलिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइए कि आप एस्टिमेटली कितना मंथली अर्न कर सकते हो, या आप इस पे कितना टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को? अच्छा, जो मेरी एनआई की पेमेंट है, मतलब कि जो पर वीक मुझे 40 घंटे मिलते हैं, तो पर मंथ मुझे मिल रही तकरीबन कोई 2500 राउंड अबाउट। अच्छा। और इस पे मैं टैक्स दे रहा हूँ 498 समथिंग। अच्छा, तो मतलब आप फिर इससे जब आप टैक्स पे करते हो इसके बाद आप एलिजिबल होते, पे स्लिप आपकी जनरेट होते, और गवर्नमेंट आपका जो बैकएंड पे जितना भी रिकॉर्ड होता है वो चेक करते हो, फिर आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल, यही बात है, सही बात है। तो एट द एंड आप मुझे ये बताएं कि जो लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं कि मुल्क छोड़ दे और यहाँ पे आ जाए, तो आप उसको क्या मशवरा दोगे कि यहाँ पे आ जाए वर्क परमिट के ऊपर या स्टडी वीज़े के ऊपर? कौन सा रास्ता वो इख्तियार करे वो लोग? यार, अगर कोई बंदा, अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि मैं जाऊं और उधर सेट हो जाऊं या अपनी मतलब की ज़िंदगी वहाँ गुजारूं, तो फिर उसको चाहिए कि एक जेन्युइन वर्क परमिट लगा दे और आ जाए, लेकिन जो कम्प्लीटली जेन्युइन हो। और अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि भी नहीं, 2-3 साल के लिए बस जाना है और बस बात ख़त्म, दैट्स इट, तो फिर स्टूडेंट के वीज़े पे आ जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ से पाकिस्तान से लोग यही पूछे कि भाई ला बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जनरेट करे उसका यहाँ पे। आपको क्या लगता है अगर कोई लीगल बंदा है यहाँ पे एनआई पे काम कर रहे हैं, उसका वीज़ा स्टेटस भी ठीक है, तो वो 4000 या 5000 पर मंथ कमा सकते हैं जिस तरह लोग कहते हैं वहाँ पे? असल में बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई फलाने जो है ना वो 5000 उन्हें कमा लिए, 3000, 5000, 6000, लोग कहते हैं कि भाई उसने उतने कमा लिए, तुमने क्या किया ये। अगर एनआई पे पेमेंट लेते हो, एक बंदा एनआई पे पेमेंट ले रहा है, तो तकरीबन वो 3000 तक हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा जो है ना वो कम्प्लीटली इलीगल हो, स्टेटस उसका बिल्कुल ज़ीरो हो, कोई नहीं हो, ना स्टूडेंट हो, ना परमिट पे, ना कुछ और हो, तो वो तो कैश इन हैंड पे लगा रहता है, उसका तो ना कोई टैक्स है ना कुछ, वो तो कर सकता है। लेकिन अगर पकड़ा गया, फिनिश, 10 साल के लिए बैन हो सब कुछ। लेकिन वही लोग बैक कंट्री में कहते भाई मेरे पास नेशनलिटी है, मैं इतना कमा रहा हूँ, ये करो, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं होते ना, तो वो पुलिस का गाड़ी देख ही भाग जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, ये सारे झूठ हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है तकरीबन 50-60% लोग यहाँ पे इलीगल है यूके में। आपको क्या लगता है? 50-60% नहीं, तकरीबन 70-75%। क्योंकि वो ना तो टैक्स देते, कुछ भी नहीं कुछ भी करते। नहीं, कंप्लीट इलीगल होते हैं, उनकी जो स्टेटस वो ख़त्म हो जाते हैं, वीज़ा जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म, बस वो जॉब करते हैं, कैश इन हैंड पे लगे रहते हैं और बस कैश जेब में डाल के बात ख़त्म। अच्छा बेहराम साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करे या वर्क परमिट किया है या उसको कुछ मसला है, तो इस भाई का इंस्टाग्राम हैंडल लिंक मैं अपने इस वीडियो के ऊपर पेस्ट करूँ। आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं, इससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस यूज़ करके इंशाल्लाह ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर इस तरह किसी को मसले है तो आप इसका हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ये तो हम करेंगे, हम हाँ करेंगे। और किसी को भी कुछ कुछ पूछना हो, आ जाए, डायरेक्ट मैसेज कर ले मुझे, और इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सके हम करेंगे उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू।